नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कलचुरी प्रशासन को। ओके, कलचुरी प्रशासन। ओके, कलचुरी की उत्पत्ति, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी, तीनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को देखना है कलचुरी प्रशासन। तो शुरू करते हैं कलचुरी प्रशासन को, ज़्यादा लेट नहीं करते। ठीक, आज हम लोग देख लेते हैं कलचुरी प्रशासन। ओके, तो देखोगे ये कलचुरी देखोगे तो 1000 से 1741 तक शासन की सबसे लंबा आपका कार्यकाल रहा। इन लोग इस समय तक प्रशासन किए। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है इसके प्रशासनिक यूनिट को, है ना। प्रशासनिक यूनिट को जानना है, प्रशासनिक इकाई को जानना है। ये सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक इकाई, और प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई होता था उस समय राष्ट्र। राष्ट्र किसको बोलते हैं? उस समय के संभाग को। किसको? संभाग को याद रखना, राष्ट्र संभाग को। और राष्ट्र के अंतर्गत आता था, राष्ट्र के अंतर्गत आता था, ये आपको जानना है विषय। विषय और विषय उस समय का देखोगे तो ये जिला हुआ करता था। विषय उस समय का जिला, और विषय के नीचे में देखोगे तो होता था देश। देश और देश उस समय का देखोगे तो तहसील हुआ करता था। तहसील, ये आपको जानना है। ठीक, इसके बाद तहसील, देश के बाद देखोगे तो होता था देश के बाद मंडल। मंडल मंडल ओके, देश के बाद मंडल। ठीक, देश के बाद मंडल जानना। और मंडल उस समय का क्या था? खंड था, खंड, ब्लॉक। ओके, और मंडल के नीचे में आता था गढ़। गढ़, ठीक है, गढ़। गढ़, इसको याद रख लेना। गढ़ के नीचे में देखोगे तो 12 गांवों का, और 12 के नीचे में देखोगे तो आपको जानना है क्या? तो ग्राम। ग्राम, ठीक है, ये आपको जानना है। एक ग्राम, फिर 12 गांव मिल करके, 12 गांव के मिल करके 12 बनता था। और 12 ठो गांव करके 60 ठो, मतलब 12 का 7 काउंट करके 12 7 84, 84 गांव मिल करके एक गढ़ बनता था। और 1 लाख गांवों से, 1 लाख गांवों से मंडल बनता था। इसको जान लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है। अब इसी में देखोगे तो गांव का प्रमुख कौन होता था? तो उस समय गांव का प्रमुख कहलाता था गौटिया। और 12 प्रमुख कौन कहलाता था? तो उस समय दाऊ 12 प्रमुख कहलाएगा। या आप देखोगे दाऊ दाऊ दाऊ। गढ़ का प्रमुख कौन कहलाएगा? तो दीवान कहलाएगा। दीवान, दीवान याद रख लेना। ये 12 को दाऊ या तालुकाधिपति भी बोलते हैं। तालुकाधिपति, तालुकाधिपति याद रख लेना भाई, पूछ दे तो। तालुकाधिपति भी बोलते हैं। दीवान, गढ़ का प्रमुख दीवान कहलाएगा। मंडल का प्रमुख देखोगे तो मांडलिक कहलाएगा। मांडलिक, इसको याद कर लेना भाई, मांडलिक। और देश का प्रमुख देखोगे, देश, है ना, मांडल। फिर देश देखोगे तो इसका प्रमुख कहलाएगा महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर याद रहेगा, महामंडलेश्वर। और विषय का प्रमुख कहलाएगा, विषय का प्रमुख विषयपति। विषयपति, विषयपति, ये आपको जानना है। और राष्ट्र का प्रमुख कहलाएगा, राष्ट्र का प्रमुख राजा। राजा, राजा, राजा। ओके, ये आपको जानना है। राजा सबसे बड़ी यूनिट, और गांव, ये ग्राम देखोगे सबसे छोटी यूनिट। ये आपको जानना है। इस तरीके से ये प्रशासनिक यूनिट में ये डिवाइड हुआ करता था। अब देखोगे तो राजा, इस समय राजा शासन कर रहा है ना, राजा शासन कर रहा है। तो इस राजा का प्रमुख क्या? एक समिति हुआ करता था। और उस प्रमुख समिति का नाम था, प्रमुख समिति का नाम था क्या? अमात्य। अमात्य, ठीक है, अमात्य याद रखना। अमात्य को ही उस समय का मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद कहते हैं, याद रख लेना है, मंत्री परिषद। ओके, अमात्य को ही
मंत्री परिषद कहते हैं और इसके अंतर्गत प्रमुख लोगों की समिति है, प्रमुख मंत्रियों की समिति है। तो अमात्य के अंतर्गत देखोगे तो क्या क्या आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अमात्य में देखोगे तो अमात्य के अंतर्गत ये क्या है, आज के समय का मंत्री परिषद ना जी, ठीक, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। देखो एक राजा हो गया, जैसे कि यहाँ का पीएम, पीएम के अंतर्गत बहुत सारे मंत्री हैं, पीएम सीएम के अंतर्गत कोई राजस्व मंत्री है, कोई और परिवहन मंत्री है, कोई और मंत्री है, वित्त मंत्री है, स्कूल शिक्षा मंत्री है। उसी तरीके से इस समय भी वहाँ के शासन को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री हुआ करता था, इसको जानना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत सबसे प्रमुख व्यक्तियों में आता है नाम युवराज का। युवराज, युवराज मतलब राजा का बेटा, राजा का उत्तराधिकारी। युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी, याद रख लेना भाई। कौन? राजा का उत्तराधिकारी। अगला राजा कौन बनेगी? यही युवराज बनेगा। और इसके बाद देखोगे तो महामंत्री, महामंत्री, ठीक है, ये महामंत्री देखोगे तो उस समय का सबसे प्रमुख व्यक्ति है ना, राजा का सर्वोच्च सलाहकार, राजा का सर्वोच्च सलाहकार, ये आपको जानना है। ठीक है, राजा का सर्वोच्च सलाहकार है ये। और इसके अंतर्गत और प्रमुख में महामात्य का नाम आता है, महामात्य। ओके, इसको जान लेना। इसके बाद देखोगे तो देखिए महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक। ओके, महासंधि विग्रहक, इसको जानना, महासंधि विग्रहक। इसके बाद महापुरोहित, महापुरोहित, इसको जानना। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार, ठीक है। महाप्रमात्री, महाप्रमात्री, इन सब को जानना है। ठीक, महामात्य देखोगे, फिर महासंधि विग्रहक देखोगे तो महासंधि विग्रहक उस समय का दो जगहों के बीच में संधि कराता था, दो लोगों के बीच में संधि कराता था। मतलब आज के समय का विदेश मंत्री, विदेश मंत्री वही तो करता है ना, दो देशों के बीच में समझौता। विदेश मंत्री विदेशों के साथ में समन्वय करने का काम विदेश मंत्री। उसी तरीके से उस समय महासंधि विग्रहक, याद रहेगा। महापुरोहित ये धार्मिक कार्य के लिए था, धार्मिक कार्य के लिए। ओके, धार्मिक कार्यों के लिए था, इसको भी जानना है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए ये आपको जानना है। महाप्रतिहार, हार आ रहा है तो संचार याद रख लो, हार संचार, हार संचार, तो संचार विभाग का प्रमुख है ना, संचार प्रमुख। मतलब ये क्या करता था? प्रमुख, संचार प्रमुख। तो ये क्या करेगा? कम्युनिकेशन का काम करेगा, एक दूसरे तक संदेशा भेजवाएगा, संदेशा लाएगा, ये संचार का काम। मतलब समझौता प्रवक्ता के रूप में ये था महाप्रतिहार। इसके बाद देखोगे तो महाप्रमात्री, महाप्रमात्री ये आपको जानना है। और महाप्रमात्री बोल रहा है तो ये एक प्रकार से राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री। ये व्यक्ति क्या करता था उस समय? लगान निर्धारण का काम करेगा, लगान निर्धारण का काम करेगा और ये राजस्व कलेक्शन का काम करेगा। ये लगान निर्धारण और राजस्व कलेक्शन का काम करेगा महाप्रमात्री। ये प्रमुख थे, राजा के सबसे प्रमुख लोगों में इन लोगों का नाम आता है, इसको जान लेना है। कोई दिक्कत बताइए? समझ आ रहा है ना जी? याद करते चलना है भाई, याद करते चलना है। इसके बाद देखोगे तो देखो इसमें मैं एक ठो चीज आपको बता रहा हूं, मंत्रिमंडल तो ये हो गया। अब इसके राजा के प्रमुख अधिकारी लोगों को जानना है ना, राजा के प्रमुख अधिकारी लोगों को जानना है। ठीक, और इसी में देखोगे, अब ये तो मंत्री लोग है ना, एक होता है मंत्रालय। देखो किसी भी राज्य में देखोगे तो राज्य है ना, और राज्य के अंतर्गत एक आपका मंत्रालय रहेगा जिसमें मंत्री लोग रहेंगे प्रमुख, और उसके अंतर्गत एक रहेगा संचालय।
संचालनालय, ठीक है, संचालनालय होता है, संचालनालय लिख दिया हूं, संचालनालय होता। तो एक मंत्री, ये मंत्री लोग के लिए है, मंत्री लोग के लिए, और एक अधिकारी लोग के लिए, जिसमें कौन लोग रहेंगे, आयुक्त लोग रहेंगे ना, ठीक है, आयुक्त लोग, सचिव लोग, ये लोग रहेंगे, सचिवालय, संचालनालय, और ये मंत्री लोग। तो देखो इस तरीके से, उसी तरीके से ये मंत्री परिषद के प्रमुख लोग हो गए। अब हम लोग को देखना है ये अधिकारी लोगों को, ठीक है, अधिकारी लोगों को देखना है। तो प्रमुख अधिकारी के रूप में देखोगे, प्रमुख अधिकारी है ना, मंत्रिमंडल देख लिए, प्रमुख अधिकारी को देखें तो इसमें देखोगे तो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, ये होगा महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष याद रहेगा, सर्वोच्च अधिकारी कहलाएगा महाअध्यक्ष। ओके, सर्वोच्च अधिकारी, सबसे सचिवालय का प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी महाअध्यक्ष। फिर इसी आधार पर देखें तो सेना का प्रमुख, सैन्य प्रमुख देखेंगे, सैन्य प्रमुख, सैन्य प्रमुख देखेंगे। फिर पुलिस का प्रमुख, पुलिस प्रमुख, सर्वोच्च पुलिस प्रमुख, इसमें देखेंगे, मतलब राज्य का कौन होता है, डीजीपी ना, उसी तरीके से पुलिस प्रमुख देखेंगे। सेना का प्रमुख देखोगे तो महासेनापति, महासेनापति याद रख लेना, या महासेनाध्यक्ष कहलाएगा, महासेनापति। और पुलिस प्रमुख देखोगे तो उस समय का डीजीपी, आज का डीजीपी होता है ना पुलिस प्रमुख राज्य का, उसी तरीके से उस समय देखोगे तो होता है दंडपाशिक। दंडपाशिक याद रहेगा, दंडपाशिक, पुलिस प्रमुख, दंडपाशिक। और जो जिला है ना, या किला है, किला, किले है ना, किले की रक्षा करने वाला, सॉरी, किले का रक्षक देखोगे तो उस समय का महाकोटपाल याद रहेगा, महाकोटपाल, ठीक है, महाकोटपाल। इन सब को याद करते चलो। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो न्याय अधिकारी, न्याय का अधिकारी, न्यायिक रूप से आज का जज होता है ना, उसी तरीके से न्याय अधिकारी देखोगे, न्याय अधिकारी, इसी में बता दे रहा हूं, न्याय अधिकारी। तो न्याय अधिकारी है उस समय का, इसमें क्या करता है, जज क्या करता है, दंड देता है। तो दंड देता है तो दांडिक, दांडिक याद रहेगा, दांडिक। कानून व्यवस्था के लिए क्या था, कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए देखोगे उस समय तो भट्ट नामक व्यक्ति थे, ठीक है, भट्ट नामक पोस्ट, भट्ट, भट्ट, कानून व्यवस्था के लिए भट्ट। और देखोगे अब न्याय हो गया, कानून हो गया, चोर को पकड़ने वाला कौन, आज का चोर पकड़ता कौन है जी, चोर पकड़ने वाला। तो देखो चोर कौन होता है, दुष्ट होता है, तो दुष्ट को साधक, दुष्ट साधक, दुष्ट साधक याद रहेगा, दुष्ट साधक। तो ये तीनों देखोगे तो सामाजिक व्यवस्था के लिए है, सामाजिक व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए याद रहेगा। ये सब ये याद रहेगा ना, याद करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी ये आपको जानना है, महाअध्यक्ष, सैन्य प्रमुख, महासेनापति, पुलिस प्रमुख, दंडपाशिक, किले का रक्षक, महाकोटपाल याद रख लेना, न्याय का अधिकारी दांडिक, कानून व्यवस्था भट्ट, और चोर पकड़ने वाला दुष्ट साधक, दुष्ट साधक, इतना याद रखो, ठीक है। और उधर मंत्रिमंडल में भी मैं बता दिया, मंत्रिमंडल में भी मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे तो देखो इसी में सेना में देख लो, सेना का सर्वोच्च अधिकारी हम लोग देख लिए ना,
सेना के अंतर्गत ही देख लो, यहां पर इसी के अंतर्गत, इसको दूसरा कलर में लिख देता हूं। सेना के अंतर्गत एक तो होता है घोड़ा वाला सेना, घोड़ा घुड़सवार सेना, और एक हाथी वाला सेना, हाथी वाला सेना। ठीक है, हाथी का सेना और घोड़ा का सेना। ठीक है, तो घोड़ा को बोलते हैं अश्व, अश्व। ठीक, सेना दो प्रकार के, एक तो हाथी वाला सेना, तो हाथी सेना का प्रमुख, हाथी सेना प्रमुख कौन कहलाएगा? और अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व सैन्य प्रमुख कौन कहलाएगा? ये तो दोनों सेनाओं का प्रमुख है ना, अश्व सैन्य प्रमुख। तो ये आपको जानना है। तो हाथी का महापिलुपति, महापिलुपति, और आपका अश्व का देखोगे महाअश्व साधनिक। याद रहेगा, महापिलुपति, पिलुपति याद रख लेना, महापिलुपति। और आप देखोगे तो महाअश्व साधनिक। ठीक है, महाअश्व साधनिक याद रहेगा, महाअश्व साधनिक, ये आपको जानना है, कोई दिक्कत? महाअश्व साधनिक और महापिलुपति, महाअश्व साधनिक और महापिलुपति, सैन्य और हाथी वाला, अश्व और हाथी वाला, याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है? इतना आपको जानना है। ठीक, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखोगे एक चीज और याद कर लो, इसको अलग कलर में, धर्म का जो लेखा जोखा करेगा। ठीक है, धर्म का लेखा जोखा करने वाला। ठीक, धर्म का लेखा जोखा करने वाला, धर्म का लेखा जोखा करने वाला। ठीक है, ये कौन कहलाएगा? धर्मलेखी कहलाएगा, धर्मलेखी, याद रख लेना। धर्म का लेखा जोखा करने वाला धर्मलेखी, इसको भी याद रख लेना है। धर्म का लेखा जोखा हिसाब रखने वाला ये क्या कहलाएगा? इसका प्रमुख धर्मलेखी कहलाएगा। ये सब याद हो रहा है ना? इतना याद करके चलना है भाई, तभी आप लोग को मराठा प्रशासन में यही सब है, इसको याद करते चलना है तभी बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद और देख लो, इसके बाद जो कर वसूलता है, कर वसूलता है, ठीक है, कर वसूलेगा, कर अधिग्रहण करने वाला। ओके, ये कौन कहलाएगा? कर अधिग्रहण करने वाला सोलकिक कहलाता है, सोलकिक। ठीक है, कर अधिग्रहण अधिकारी कौन कहलाएगा? सोलकिक। और ये आपको जानना है, नगर प्रमुख कौन कहलाएगा? नगर प्रमुख। ओके, ग्राम प्रमुख कौन कहलाएगा? ग्राम प्रमुख। तो नगर प्रमुख देखोगे तो ये होता है पूर्व प्रधान, पूर्व प्रधान। और गांव प्रमुख, ग्राम प्रमुख देखोगे तो आपको जानना है, ग्राम प्रमुख में ग्राम कूट। ठीक है, गौटिया गांव का मुखिया, ग्राम प्रमुख, ग्राम कूट, गौटिया, ये सब आता है। नगर प्रमुख, पूर्व प्रधान, कर अधिग्रहण करने वाला अधिकारी, सोलकिक। और एक याद कर लेना, यातायात, यातायात अधिकारी। ठीक है, यातायात आने जाने का, तो इसमें देखोगे तो इसको बोला जाएगा गमागमिक, गमागमिक, याद रहेगा, गमागमिक। ओके, ये हो गया अधिकारीगण। ठीक, ठीक है। इसके अलावा भी देखोगे तो अलग अलग गांवों में, मतलब क्या बोलते हैं, नज़र रखने के लिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना,
छोटे छोटे अधिकारी, चाट भाट, ये लोग गोपनीय तौर पर काम करते रहते हैं, चाट भाट ये सब बोला जाता है। ठीक है, इसको भी जान लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो एक चीज और याद कर लो यहाँ पर, क्या जी, तो ये स्थानीय संस्था, स्थानीय संस्था को देखोगे, है ना, स्थानीय संस्था, तो इस समय का स्थानीय संस्था कौन सा था? पंचकुल। क्या? पंचकुल, याद कर लेना। और इस पंचकुल में 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे, याद रख लेना। 5 से 10 सदस्य को कहा जाता था महत्तर, और सदस्य प्रमुख को कहा जाता था, सदस्य प्रमुख को आपको याद रख लेना है महत्तम, सदस्य प्रमुख को महत्तम और सदस्यों को कहा जाता था महत्तर। और इस संस्था में, पंचकुल संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे। ये एक स्थानीय संस्था है। ओके, ये एक स्थानीय संस्था है पंचकुल, इसको भी जान लेना है। ठीक, पंचकुल सदस्यों के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था और इनके सदस्यों को महत्तर। ये सदस्यों का चुनाव कौन लोग करते थे? इनको चयन कैसे होता था, चुनाव कौन लोग कहते थे? तो ग्राम सदस्य, ग्राम के लोग। ठीक है, ग्राम के लोग इसको चुनते थे इन सदस्यों को। कोई दिक्कत? तो ये आपको स्थानीय संस्था के रूप में जानना है। इस समय कलचुरी कालीन स्थानीय संस्था कौन सा था? पंचकुल, 5 से 10 सदस्यों वाला। ठीक, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो इस समय का 3-4 चीजों को और याद रख लेना है। क्या क्या? देखो, कलचुरी प्रशासन को हम लोग अलग अलग पार्ट में देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे इसकी आर्थिक स्थिति को, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक, आर्थिक स्थिति को। एक तो हम लोग देखेंगे इसके सामाजिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, सोशलिस्ट कंडीशन। ओके, सामाजिक दशा। ठीक है, इसको जानना है। इस समय महिलाओं की, या आप एक तो महिला देख लो, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा। और इस समय का आप ये भी जान सकते हो, महिलाओं की दशा सामाजिक और आर्थिक हो गया। एक और आपको जानना है धार्मिक स्थिति, धार्मिक दशा। याद रहेगा? तो इतना चीज को और देखना है कलचुरी काल के समय में। धार्मिक, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, ये आपको जानना है। तो इस समय इसके बारे में बात करें, है ना, इसके बारे में बात करें तो आपको जानना है, ये आर्थिक कंडीशन को देखोगे तो उस समय राजा हुआ करता था और राजा ही सब जमीन का, है ना, जमीन का मालिक था। ठीक है, जमीन का मालिक कौन? राजा, राजा, जमीन का मालिक राजा। अब ये राजा क्या करता था? जो कृषि करने लायक, है ना, कृषि करने लायक जमीन था, उसको लोगों में, राज्य के लोगों में वितरण कर देता था। जमीन का वितरण, है ना, जमीन का बंटवारा कर देता था, बंटवारा कर देता था। और उसमें क्या करवाता था? कृषि कार्य करवाता था। अब ये कृषक कृषि कार्य करता था और उस जमीन के बदले में राजा को क्या देता था? राजा को क्या जी? टैक्स देता था, है ना, राजस्व देता था। राजा को लगान पटाता था, लगान, टैक्स, है ना, कुछ परसेंट उसको देना पड़ेगा ना। और यही कृषि, पशुपालन,
है ना, पशुपालन, टैक्स इस समय के प्रमुख क्या था, राजस्व था। इस समय का भू राजस्व कहते हैं इसी को। तो ये कृषि कार्यों से, पशुपालन से, टैक्स से सबसे ज्यादा क्या होता था, राजस्व प्राप्त होता था उस समय, और इसी से राज्य चलता था। याद रहेगा, राज्य रन करता है, ये आपको जानना है। तो राजा को लगान, अब मान लीजिए कोई कृषक है, कृषक है, उसका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो गया तो उस जमीन का मालिक कौन हो जाएगा, इसके परिवार वाले मतलब इसके उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी को वो जमीन ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, अब उसका जो परिवार वाले हैं उत्तराधिकारी, वो उस जमीन का काम करेगा, कृषि करेगा, कुछ भी करेगा, और एक हिस्सा जितना भी वो डिसाइड किया था, तय किया था, उसको राजा को देना पड़ेगा। तो राजा को पैसा इसी तरीके से मिलता था, कृषि राजस्व, भू राजस्व बोलते हैं, पशुपालन से टैक्स भरना पड़ता था, इन सब से क्या होता था, राज्य का खजाना भरता था। और इस समय देखोगे तो राज्य के खजाना बहुत अच्छा था। इसी कारण आप देखोगे तो रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दिया जाता है ना। रत्नदेव ने बसाया रतनपुर, और रतनपुर को कुबेरपुर, धन, समृद्धि, है ना, सजावट, सब सौंदर्यता के कारण आप देखोगे तो रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना गया। और इस आधार पर ये यहाँ की आर्थिक स्थिति, कलचुरी कालीन आर्थिक स्थिति बेहतरीन रही है, इसको जानना है। ओके, ठीक है। तो मुख्य स्रोत क्या था, राजस्व स्रोत, तो कृषि, पशुपालन और टैक्स। याद रहेगा क्या क्या, कृषि, पशुपालन और टैक्स। इसके अलावा आप देखोगे तो इसी में याद रख लेना, ठीक है। इस समय क्या चलता था, मुद्रा, है ना, और मुद्रा या सिक्का में गज लक्ष्मी का अंकन होता था। याद रख लेना, गज लक्ष्मी, ठीक है, गज लक्ष्मी और सिक्के में लक्ष्मी जी का अंकन। ये लोग एक्चुअल में देखोगे कलचुरी काल के लोग शैव धर्म को मानते थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये आपको जानना है। गज लक्ष्मी, ओके, इसी को आपको जानना है, ठीक है। ये हो गया, कृषि बांट दिए, जमीन को बांट दिए, और उस जमीन का, भूमि का नापने का क्या पैमाना था, तो भूमि नापने का पैमाना था क्या, भूमि नापने की प्रक्रिया किससे नापते थे, हल से। 1 हल भूमि, 2 हल भूमि, 3 हल भूमि, इससे। ओके, तो भूमि नापने का पैमाना हल था उस समय, इसको भी जानना है। कोई दिक्कत, ये आप देख लो। इसके बाद इसी में देखोगे तो और जानना, इस समय ये चलता था कौड़ी सबसे छोटी इकाई, मुद्रा के रूप में कौड़ी, ठीक है, ये आपको जानना है। कौड़ी के ऊपर में देखोगे, कौड़ी के ऊपर में देखोगे तो आपका क्या, तो गंडा, ठीक है, गंडा। फिर कोरी, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी, रुपया। याद रहेगा, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी, रुपया। तो इस तरीके से लिख दूं, कौड़ी के ऊपर में देखोगे तो गंडा, 4 कौड़ी का 1 गंडा, और गंडा के ऊपर में देखोगे तो कोरी, 5 गंडा का आप देखोगे तो 1 कोरी, और कोरी के ऊपर में देखोगे तो दोगानी, और दोगानी के ऊपर में देखोगे तो आप रुपया, ठीक है। तो 16 कोरी का 1 दोगानी और 11 दोगानी का 1 रुपया। इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है, ओके। याद रहेगा, 4 कौड़ी मिल करके 1 गंडा, 5 गंडा मिल करके 1 कोरी,
16 कोरी मिलकर के 1 दुगानी और 11 दुगानी मिलकर के 1 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए। 16 कोरी का 1 दुगानी और आप देखोगे तो 11 दुगानी का 1 रुपया। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से उस समय ये रुपया का था, शेर था, शेर 5 शेर का 1 पंसेरी था, पंसेरी 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 यार 5 शेर का। फिर इससे बनता था मन, मन, इसको भी जान लेना। तो ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति इस तरीके से। तो इसको पूछेगा 4 कौड़ी 1 गंडा, 5 गंडा 1 कोरी, 16 कोरी 1 दुगानी, 11 दुगानी 1 रुपया। याद रख लेना। इधर जमीन का बंटवारा कृषकों में, कृषक लोग कृषि करेंगे, उससे टैक्स पटाएंगे, पशुपालन से टैक्स पटाएंगे, ये राजस्व बढ़ेगा। और उस समय कृषकों की भूमि को नापने का पैमाना हल। याद रख लेना, मुद्रा गज लक्ष्मी, और इसको याद कर लेना। ये है आर्थिक स्थिति। इसके बाद देखोगे तो सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। इस समय समाज का स्थान कौन ले लेगा? समाज का स्थान ले लेगा वर्ण व्यवस्था। समाज का स्थान कहाँ चला गया? वर्ण व्यवस्था। मतलब वर्ण व्यवस्था ले लेगा, मतलब चारों वर्णों का उल्लेख यहाँ पर, 4 वर्ण। ठीक है, 4 वर्ण याद रख लेना। कौन कौन सा? 4 वर्ण देखोगे तो एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन सब का उल्लेख है, याद कर लो। इन सब का उल्लेख है, याद कर लो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन देखोगे वर्ण व्यवस्था आ चुका था, लेकिन वर्ण व्यवस्था आ चुका था, लेकिन इस समय भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव नहीं होता था, ये आपको जानना है। वर्ण व्यवस्था आ चुका था, लेकिन भेदभाव नहीं होता था, सबका सम्मान होता था। इसमें देखोगे तो सबसे प्रमुख ब्राह्मणों का स्थान था। ब्राह्मणों का स्थान यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ब्राह्मणों का स्थान था, है ना, अपर कास्ट, जनरल कास्ट, ब्राह्मणों का। ये लोग पठन पाठन कार्य करते थे, धार्मिक पूजा करवाते थे, ये सब। और ये लोग मंत्री के रूप में हुआ करते थे, राज्य के मंत्री के रूप में, सलाहकार के रूप में हुआ करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है क्षत्रिय लोगों का, क्षत्रिय लोगों का, ठीक है। क्षत्रिय लोगों का एक प्रकार से आज का ओबीसी समाज, थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा अपर ओबीसी क्लास ना। अब क्षत्रिय लोग देखोगे तो इस समय के राजा हुआ करते थे। इनका काम था राज्य का रक्षा करना, राज्य का रक्षा करना, लड़ाई करना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा में ये लोग आगे थे, राज्य का रक्षक थे क्षत्रिय लोग। इसके बाद देखोगे तो वैश्य का नाम आता है। और वैश्य लोग क्या करते थे? तो ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार। ओके, ये क्षत्रिय लोग का भी सम्मान ब्राह्मणों के जैसा था, है ना। वैश्य लोग व्यापार कार्य करते थे, व्यापार कार्य, और व्यापारिक रूप से पारंगत थे। और इसके बाद शूद्र का भी नाम आता है, शूद्र का नाम। देवपाल नामक मोची, याद करो, शूद्र, है ना। तो शूद्र लोग क्या करते थे? ये शूद्र का काम तो आप सामाजिक व्यवस्था में जानते छो, है ना। बोझा ढोने का काम, है ना, मल साफ करने का काम, ये सब शूद्र का था। ओके, ये आपको जानना है। कोई दिक्कत है जी? बताओ। तो आप जानते हो ब्रह्मदेव राय का क्या मिला था? खल्लारी शिलालेख। और खल्लारी शिलालेख में देखोगे तो देवपाल नामक मोची, देवपाल नामक
मोची। और यही देवपाल नामक मोची ने क्या बनवाया? खल्लारी का नर नारायण मंदिर। नारायण मंदिर, खल्लारी नारायण मंदिर आप जानते हो ना, इसको बनवाया था देवपाल नामक मोची, जो एक प्रकार का शूद्र था उस समय का, इसको भी जान लेना। और आप वैश्य में देखोगे तो वैश्य में पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत था वल्लभराज। वल्लभराज याद रख लेना, पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत है ना, कौन? वल्लभराज। और वल्लभराज कौन सा था? ये था उस समय वैश्य। तो इन सब का उल्लेख देवपाल नामक मोची ये किस समय? ब्रह्मदेव राय के समय, है ना, ब्रह्मदेव राय, रायपुर के कलचुरी। ठीक है, तो इस सब से पता चलता है कि इस समय वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुका था, लेकिन ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था, ठीक, सबको साथ लेकर चलते थे, ऐसा माना गया। ओके, कोई दिक्कत बताइए? सामाजिक स्थिति, ठीक है ना। और जितने ब्राह्मण लोग को तो जानते छो, ब्राह्मण लोगों में मंत्री गंगाधर राव, ये सब को आप जानते छो ना, यही सब था। ये सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था उस समय आ चुका था। अब स्थिति को देखना है महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की स्थिति में देखोगे तो इस समय महिलाओं की स्थिति बेहतरीन था, है ना, महिलाओं की स्थिति बेहतरीन था, है ना। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्माननीय था, और उनको सभी कार्यों में इन्वॉल्व किया भी जाता था। सभी कार्यों में, राजकाज कार्यों में, राजकीय कार्यों में, सभी कार्यों में उनको क्या किया जाता था? शामिल भी किया जाता था, है ना। ठीक है, लेकिन इस समय दो ठो कुरीति भी थी। कुरीतियां देखोगे तो कुरीतियां के रूप में दो याद कर लेना। एक तो इस समय क्या था? बहुविवाह था। बहुविवाह क्या है बताता हूं। और एक इस समय देखोगे तो सती प्रथा भी है। सती प्रथा जो उस समय की कुरीतियां थी, जो विद्यमान थी। बहुविवाह कहने का मतलब है एक साथ कई विवाह किया जा सकता था, है ना। इसीलिए आप देखोगे रत्नदेव तृतीय का आप पत्नी देखो, रल्हा पद्मा, है ना, दो रानियां थी उसकी, है ना, ये आप जानते हो कि नहीं? रल्हा पद्मा ना, और जाजल देव द्वितीय, उसके शिवरी नारायण अभिलेख से पता चलता है, ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसकी रानी, अल्हड़ देवी की रानी सती हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि सती प्रथा भी विद्यमान है और बहुविवाह भी विद्यमान है, ये आपको जानना है। बाकी महिलाओं की स्थिति सामान्य थी, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, उनको भी आपका राजकाज कार्यों में शामिल किया जाता था, तो ये सबको भी जान लेना है। ठीक है, राजकीय कार्यों में भाग लेती थी, याद रख लेना। जाजल देव द्वितीय के शिवरी नारायण शिलालेख से पता चलता है कि अल्हड़ देव की पत्नियां सती हुई थी। बहुविवाह रत्नदेव तृतीय के याद रख लेना, पत्नी है रल्हा और पद्मा, वो लोग दो पत्नी थे। इससे पता चल जाता है कि एक साथ कई विवाह हो सकता था। ये बहुविवाह जो महिलाओं के प्रति कुरीतियों के रूप में उल्लेखित है कलचुरी काल में, तो ये दोनों को याद कर लेना। सभी कार्यों में शामिल किया जाता था, सम्माननीय था, ये आपको जानना है समाज महिलाओं की स्थिति के बारे में। ओके, इस समय धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति में देखोगे, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति में, धार्मिक कार्यों में, तो देखो याद हो रहा है ना जी, धार्मिक कार्य छोटा छोटा चीज है। धार्मिक कार्य में देखोगे तो इस समय ये लोग जनरली देखोगे तो शैव संप्रदाय को मानते थे। कलचुरी लोग शैव संप्रदाय को मानते थे। साथ ही साथ देखोगे तो ये शैव के साथ ये क्या करते थे? वैष्णव धर्म, है ना, वैष्णव धर्म, ओके, जैन धर्म, ठीक,
बौद्ध धर्म इन सब का भी सम्मान करते थे, है ना। जैन बौद्ध धर्म का सम्मान करते थे, याद रख लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। शैव को मानते थे, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबका सम्मान। और इसी में देखोगे इनके सिक्के में गज लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का अंकन है, लक्ष्मी जी का अंकन याद रख लेना, लक्ष्मी जी का अंकन, ओके। हनुमान जी का अंकन है, हनुमान की चंदेल के समान, हनुमान की जाजल देव प्रथम, आपको पता है कि नहीं। साथ ही साथ इसकी कुल देवी उस समय कुल देवी कौन थी, तो गज लक्ष्मी, इसको याद रख लेना, पूछा गया क्वेश्चन कई बार। कुल देवी इस समय की, कलचुरी काल की कुल देवी गज लक्ष्मी, सिक्के लक्ष्मी जी का अंकन, हनुमान जी का अंकन। इससे पता चलता है कि ये लोग वैष्णव धर्म, हिंदू संप्रदाय से संबंधित लोग हैं, इसको भी जानना है, ओके, ठीक। कोई दिक्कत। लक्ष्मी देव ताम्रपत्र में देखोगे तो इनके ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय का अंकन है, ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय, ताम्रपत्र में ओम नमः शिवाय, ओम, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ जी, ऐसा लिखता हूँ, ओम नमः शिवाय, इसका अंकन है। साथ ही साथ आप महामाया मंदिर जाते हो, महामाया मंदिर किसने बनाया, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम का महामाया मंदिर जाओगे तो उसके द्वार पर भी ओम नमः शिवाय का अंकन है, महामाया मंदिर के द्वार पर, ओके, याद रख लेना, ओम नमः शिवाय का अंकन है, ठीक, इसको भी जानना है। ओके, कोई दिक्कत। तो ये हो गया धार्मिक। इसके अलावा एक चीज और याद कर लेना, इसको पूछता है ना, इसको अलग से हम लोग व्यक्तिगत परिचय में पढ़ेंगे ही, लेकिन याद कर लो 1479 इसी का समय है, 1741 तक। तो 1479 में देखोगे तो वल्लभाचार्य का जन्म इस समय, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक हैं, शुद्ध द्वैतावाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक हैं, इसको भी याद रख लेना। तो इस तरीके से 1479 वल्लभाचार्य, शैव संप्रदाय, सिक्के लक्ष्मी जी के अंकन, गज लक्ष्मी कुल देवी, ओम नमः शिवाय का अंकन, महामाया मंदिर के मुख्य द्वार पर ओम नमः शिवाय, ये सबको आपको जानना है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, ठीक, शुद्ध द्वैतावाद भी जान लेना, पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं उसी को। तो ये हो गया आर्थिक सामाजिक महिलाओं की स्थिति, और ये हो गया धार्मिक, आर्थिक सामाजिक धार्मिक और महिलाओं की स्थिति, सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ठीक, ओके। इसके अलावा ये देखोगे तो शिक्षा कार्य भी, शिक्षा साहित्य भाषा देखोगे तो शैक्षणिक कार्य यहाँ पर होते थे, है ना। गुरु परंपरा, ठीक, ये आपको याद रख लेना, गुरु आश्रम, है ना, गुरु आश्रम की परंपरा प्रचलित थी इस समय, है ना। लोकल भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा का यूज होता था और प्राकृत भाषा का भी यूज होता था, ये पठन पाठन कार्यों में, ठीक, सांस्कृतिक शिक्षा की कार्यों में, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। संस्कृत का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होता था, संस्कृत भाषा प्रशासनिक कार्यों में, पठन पाठन में प्राकृत भाषा, लोकल लेवल में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग होता था, इसको जान लेना है, कोई दिक्कत। तो ये शैक्षिक कार्य, गुरु आश्रम परंपरा इस समय विद्यमान थी, संस्कृत भाषा का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग, ये आपको जानना है, ठीक है। तो उस समय की प्रमुख भाषा देखो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का भी यूज हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये है अपना
छत्तीसगढ़ में कलचुरी का प्रशासन। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी का प्रशासन, इतना ही हम लोग देखेंगे, समझ आया होगा। ठीक, एक तो देखो राजा के अंतर्गत हम लोग देखें क्या, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद को याद कर लेना भाई। और इसके अंतर्गत हम लोग देखें अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, है ना, सचिवालय तरफ को, तो इसको भी देखें और इसको भी देखें हम लोग। तो ये दोनों को तो विशेष याद कर लेना। फिर आप लोग क्या क्या देखे हो, तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, उसको भी जान लेना। प्रमुख है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या देखने मिलेगा, कौड़ी के बाद आपका गंडा, कोरी, दोगानी, ये सब देखने मिलेगा, उसको याद कर लेना। और इधर इन सब से पहले प्रशासनिक यूनिट, ग्राम, फिर आपका बारहो, गढ़, मंडल, ठीक, आपका देश, विषय, राष्ट्र, ऐसे करके इसको याद करना, उधर याद कर लेना, इसको याद कर लेना। बाकी चीज छोटे छोटे चीज, गजलक्ष्मी का, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, है ना, गुरु आश्रम परंपरा, इन सबको याद करना है उस समय। ओम नमः शिवाय का अंकन, आपका शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन, बौद्ध, सब का, है ना, उस समय तालाबों का सब जानना है आपको जी, है ना, ये आपको जानना है। ठीक, राजस्व व्यवस्था का आप देखोगे तो प्रमुख सोर्स को याद कर लेना। इस तरीके से सबको याद करते चलना है। ओके, तो आज का क्लास कैसे लगा आप लोग को बताना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के रूप में छोटा सा देख लो, तो मैं हर क्लास में इसको बता रहा हूँ, आप किसी में वीडियो में देखते हो तो आपको समझ आता होगा। तो यहाँ पर एडीओ और एडीआई समग्र बैच, व्यापम का समग्र बैच है ये, है ना, समग्र बैच। इसके अलावा पीएससी, इसके अलावा अभी लेटेस्ट आबकारी आरक्षक, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, इतना का कोर्स खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, है ना, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, नंबर पर कॉल करिए, इंक्वायरी कीजिए, और किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कोई भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत क्या हो जाइए, रजिस्टर कराइए। ठीक है, ओके, इनरोलमेंट कराइए, तो यहाँ पर ये सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ एडीओ और एडीआई का देखोगे तो टेस्ट सीरीज भी चल रहा है ना, टेस्ट सीरीज एडीआई का जस्ट आने वाला है, एडीओ का स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। समग्र बैच में व्यापम के सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। पीएससी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, आबकारी, और ये जस्ट लॉन्च होने वाला है, तो आप कॉल करके बुक कर लीजिए। ठीक है, बुक कर लीजिए अपना सीट, ये आबकारी आरक्षक और शिक्षक भर्ती जस्ट। ओके, टेस्ट सीरीज ये सब किसी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ का क्या नंबर मिल जाएगा, आपको इंक्वायरी कीजिए, या CGPSC नॉलेज का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उसके थ्रू भी ये ऑनलाइन या ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को ऐसे सीक्वेंस वाइज ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।